Hello friends, myself Chandan Kumar Singh. This is the 16th part of machine design. लास्ट पार्ट में डिस्कस किए थे अप टू क्वेश्चन नंबर 297 तक, क्वेश्चन नंबर 298 कॉन्सेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल स्प्रिंग है जो कि कॉन्सेंट्रिक है, तो उसमें क्या होगा, शुड बी, तो इसमें जो होगा वो वुंड विथ अपोजिट हैंड हेलिक्स। इसको थोड़ा सा देख लीजिए ना। कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग, कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग होता क्या है, इसमें एक स्प्रिंग मान लीजिए ये वाला एक स्प्रिंग है, उसके अंदर एक और स्प्रिंग है, दोनों का जो सेंटर है वो एक ही है, दोनों का जो सेंटर है वो एक ही है। तो कह रहा है वन स्प्रिंग प्लेस इनसाइड द अनदर स्प्रिंग इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग और नेस्टेड स्प्रिंग। इसको हम नेस्टेड स्प्रिंग भी बोलते हैं। एक स्प्रिंग का जो लेंथ है वो L01 है, दूसरे का L02 है। ये छोटा वाला जो है इसका जो लेंथ है वो L02 है। डायमीटर जो है वो एक का D1 है, जो बड़ा वाला स्प्रिंग है उसका D1 है, छोटा वाला जो स्प्रिंग है वो D2 है। नोटिस यहाँ पर ये करना है कि एक अगर राइट हैंडेड है तो दूसरा लेफ्ट हैंडेड है। आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंडेड है, इस तरह का होता है। दे आर पैरेलल एंड हैविंग द सेम सेंटर, उसका सेंटर दोनों का सेम होता है। इसमें एक बात नोटिस करने वाला है कि इसमें जो स्टिफनेस होता है वो लीनियर नहीं होता है। जो स्टिफनेस, जो हम जानते हैं कि जब स्प्रिंग पैरेलल होता है तो स्टिफनेस आपका ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो स्टिफनेस ऐड होगा वो आपका सीधा सीधी ऐड नहीं होगा, मतलब लीनियर नहीं होगा, वो नॉन लीनियर होगा। दैट मीन्स एक का स्टिफनेस अगर मान लीजिए K1 है, दूसरे का स्टिफनेस K2 है, तो उसका जो चूंकि ये कॉन्सेंट्रिक है, इस वजह से जो उसका जो टोटल इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगा वो नॉन लीनियर होगा। द स्टिफनेस इज नॉट लीनियर, दैट मीन्स एफ बाई वाई क्या होता है, स्टिफनेस होता है। स्टिफनेस इक्वल फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जो भी डिफॉर्मेशन होता है वो, ये लीनियर नहीं होता है, नॉन लीनियर होता है कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग के केस में। ये आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरा बात कि अगर इस पर्टिकुलर केस में अगर लोड हम अप्लाई किए और कोई एक स्प्रिंग टूट जाता है तो दूसरा स्प्रिंग उस लोड को सस्टेन करेगा। दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। दैट मीन्स कुछ ना कुछ जो लोड है वो एक स्प्रिंग सस्टेन कर सकता है। द फंक्शन इज नॉट अफेक्टेड इवन इफ द फेल्योर ऑफ वन स्प्रिंग सिंस मोर टाइम एंड सेकेंड स्प्रिंग विल सपोर्ट द लोड। नेक्स्ट है इसमें जो हम बात किए हैं वो स्टिफनेस जो होता है वो नॉन लीनियर होता है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल भाल्व में इसका यूज़ करते हैं, ऑटोमोबाइल भाल्व में इसका यूज़ करते हैं। और ये जो है बहुत लेस स्पेस कंज्यूम करता है। दे ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस एंड ऑफर स्टिफनेस हायर स्टिफनेस पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा स्टिफनेस ये रखता है। तो ये तो है कॉन्सेंट्रिक स्प्रिंग। इसके बारे में जो बेसिक है वो आपको ध्यान में रखना है। नाउ तो इसका आंसर क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक हेलिकल स्प्रिंग शुड बी वुंड विथ अपोजिट हैंड हेलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 299 कर्वेचर करेक्शन फैक्टर के। स्प्रिंग के केस में कर्वेचर करेक्शन फैक्टर के फॉर द हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग विथ स्प्रिंग इंडेक्स। स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, स्प्रिंग इंडेक्स होता है कैपिटल D बाई स्मॉल d, ये हम लोग देखे हैं। और कर्वेचर करेक्शन फैक्टर जो होता है के दो तरह का होता है। एक तो सीधा करेक्शन फैक्टर, स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर जिसको के बोलते हैं, और दूसरा हॉल करेक्शन फैक्टर। जब हम कर्वेचर को कंसिडर करते हैं तो KW हॉल करेक्शन फैक्टर, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे वैरी करता है तो हम लोग ये देख चुके हैं। ये स्प्रिंग के केस में, हेलिकल कॉइल स्प्रिंग के केस में जो हम लोग स्ट्रेस निकाले थे, टोटल स्ट्रेस, तो यहाँ पर के जो आया था मेरा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आया था। और अगर हम कर्वेचर कंसीडर किए थे, व्हेन द कर्वेचर इज कंसीडर देन KW, के जगह पर KW हम लोग पुट करेंगे, और KW को हम लोग बोलते हैं हॉल करेक्शन फैक्टर। इसका वैल्यू होता है इतना। C क्या है, स्प्रिंग इंडेक्स है। स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, कैपिटल D बाई D। कैपिटल D क्या है, डायमीटर ऑफ द कॉइल, एंड D विद द डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग, स्मॉल d। नाउ अब कह रहा है कि KW और C एक दूसरे के साथ किस तरह से डिपेंडेंट है, मतलब KW और C किस तरह से वैरी करेगा, वो ग्राफ के फॉर्म में बताइए।
द वैल्यू ऑफ के फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग इंडेक्स सी एज शोन इन द फिगर, इस फिगर में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा, तो ये जो है इस डायरेक्शन में आपका हॉल करेक्शन फैक्टर है और इस डायरेक्शन में आपका स्प्रिंग इंडेक्स है। तो स्प्रिंग इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ऑल करेक्शन फैक्टर आपका घटता है, और स्प्रिंग इंडेक्स अगर कम होता है दैट में ऑल करेक्शन फैक्टर ज़्यादा होता है। दैट मीन्स का जो ग्राफ होगा वो ये ग्राफ होगा, के और सी एक दूसरे पर इस तरह से डिपेंडेंट होगा। तो इसमें कौन सा ग्राफ होगा? कर्वेचर करेक्शन फैक्टर के फॉर द हेलिकल स्प्रिंग विथ स्प्रिंग इंडेक्स वैरीज अकॉर्डिंग टू ग्राफ ई। ये जो ग्राफ है ये, दैट मीन्स अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ये ई नंबर। बाकी जो ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। दिस इज द ग्राफ। नेक्स्ट, अलाउएबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्प्रिंग फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल विथ इंक्रीज द साइज ऑफ द वायर। वायर का जब साइज बढ़ेगा तो अलाउएबल स्ट्रेस क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? अलाउएबल स्ट्रेस पे क्या फर्क पड़ेगा? नाउ स्प्रिंग के केस में हम लोग स्प्रिंग के केस में ये देखे हैं कि स्प्रिंग के ऊपर जब फोर्स हम पी अप्लाई करते हैं तो इस फोर्स पी के वजह से वहाँ पर शेयर स्ट्रेस डेवलप होता है। ये शेयर स्ट्रेस दो तरह का हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और दूसरा होता है टोर्सनल शेयर स्ट्रेस। डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस डायरेक्ट फोर्स की वजह से होता है और टोर्सनल शेयर स्ट्रेस जो होता है वो टॉर्क की वजह से होता है, मतलब ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से होता है। ये दो तरह का हम लोग देख चुके। तो टोटल जो स्ट्रेस होता है वो ये आपका डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस और ये आपका टोर्सनल शेयर स्ट्रेस। टोर्सनल शेयर स्ट्रेस जो हम निकाले थे वो इस फॉर्मूला से निकाले थे, T बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई रो इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। इस फॉर्मूला से हम लोग निकाले थे टोर्सनल शेयर से टाउ इतना से। तो यहाँ से जो निकाले थे उसमें मेरे को मिला था इतना। टी टॉर्क की जगह पर P इंटू आर हम लोग पुट किए थे, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये इस कांस्टेंट के जगह पर हम लोग के पुट किए, उस के को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर। यहाँ पर नोटिस करने वाला बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो टाउ मिला मेरे को, जो शेयर स्ट्रेस ये सस्टेन कर सकता है वो इतना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इतना ही सस्टेन कर सकता है। अब ये जो शेयर स्ट्रेस है वो इस डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ द स्प्रिंग के वायर के डायमीटर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम ये कहें कि ये अगर डायमीटर जो है वो अगर हम घटाते हैं, ये घटाते हैं तो ये वाला टर्म बढ़ेगा। और एक टर्म और जानते हैं, टाउ अलाउएबल शेयर स्ट्रेस क्या होता है? तो अलाउएबल शेयर स्ट्रेस होता है जो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस होता है, टाउ अल्टीमेट मैक्सिमम जितना सह सकता है डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये होता है अलाउएबल। अब रहा बात कि अलाउएबल अगर हम ये जानते हैं कि टाउ अलाउएबल जो है वो टाउ मैक्सिमम डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अगर टाउ मैक्सिमम ज़्यादा होगा तो टाउ अलाउएबल भी आपका ज़्यादा होगा। तो हमको ये देखना है कि टाउ मैक्सिमम कब मैक्सिमम वही होगा, तो जब डायमीटर आपका रिड्यूस होगा तब ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो कह रहा है अलाउएबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्प्रिंग फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल विद इंक्रीज द साइज ऑफ द वायर। वायर के साइज को अगर इंक्रीज करते हैं, अगर वायर के साइज को अगर इंक्रीज करते हैं तो वायर का साइज क्या है? डायमीटर। तो डायमीटर को अगर इंक्रीज करते हैं, ये वाला टर्म अगर डायमीटर इंक्रीज किए तो ये क्या होगा? ये वाला घटेगा। ये अगर घटेगा दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि टाउ अलाउएबल है वो भी आपका घटेगा। नाउ ये बात ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हम अभी देखे कि अलाउएबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्प्रिंग फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल विथ इंक्रीज द साइज ऑफ द वायर। वायर के साइज को अगर हम बढ़ाते हैं तो जो शेयर स्ट्रेस है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, मैक्सिमम वो आपका घटेगा। और मैक्सिमम घटेगा दैट मीन्स अलाउएबल भी आपका घटेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द बेली वैली स्प्रिंग। बेली वैली स्प्रिंग होता क्या है और उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद ट्रू स्टेटमेंट हम लोग देख लेंगे। बेली वैली स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ ए कोन डिस्क। ये क्या होता है? कोन डिस्क होता है। इट रिजेंबल ए डिनर प्लेट। एक डिनर प्लेट जैसा है, रिजेंबल होता है, देखने में लगता है डिनर प्लेट है। डिनर प्लेट का बॉटम पोर्शन गायब है,
without the bottom. The type of spring is also called cone disc. इसको cone disc भी बोला जाता है. It is called Belli Wiley spring because it was invented by the Julian Belli Wiley, who patented its design in France in 1867 में इस डिजाइन को पेटेंट करवाए थे. इसमें होता है क्या कि मान लीजिए कि एक प्लेट है आपके पास, एक प्लेट आप ऐसे रखें जिसका ये पोर्शन नहीं है और दूसरा प्लेट को आप ऐसे रखें जिसका ये पोर्शन नहीं है. ऐसे ही ऐसे नंबर ऑफ प्लेट आप रखते चले गए तो एज फाइनली जो आपका शेप बनेगा वो एक स्प्रिंग जैसा वो बिहेव करेगा, जिसको हम बोलते हैं बेली वाइली स्प्रिंग. नाउ बेली वाइली स्प्रिंग का एक प्लेट जो है वो ऐसा दिखता है. इसका जो लोड डिफ्लेक्शन कर्व है, दैट मीन कैरेक्टरिस्टिक कर्व, जिसको हम के वर्सेस के का कर्व भी बोल सकते हैं, मतलब कि उसका जो स्लोप होता है वो के को रिप्रेजेंट करता है. दैट मीन्स हम कर सकते हैं फोर्स वर्सेस डिफॉर्मेशन. जो भी स्लोप बनेगा, जो भी ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ एक्चुअल में हमको स्टिफनेस के बारे में आइडिया देगा. तो उस स्टिफनेस के इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं लोड डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक कर्व. तो इसका जो लोड डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो कहीं इस तरह का होता है. लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व इस तरह का होता है. यहाँ पर डिफरेंट हाइट के लिए ये h और t बी द थिकनेस ऑफ द प्लेट. इस प्लेट का थिकनेस जो है t है और जो हाइट है ये है h. तो h बाई टी डिफरेंट h बाई टी के लिए लोड डिफ्लेक्शन कर्व आपका जो डिफरेंट है होता है. तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि h बाई टी का वैल्यू अगर 2.1 है तो ग्राफ इस तरह से बिहेव करेगा. अगर h बाई टी 2.683 है तो ग्राफ इस तरह से बिहेव करेगा. और h बाई टी अगर 3.5 है तो ग्राफ आपका इस तरह से बिहेव करेगा. मेनली क्लच वगैरह में, क्लच को जब डिसंगेज या इंगेज करना होता है तो उस पर्टिकुलर केस में बेली वाइली स्प्रिंग का हम लोग यूज़ करते हैं. व्हेन ए बेली वाइली स्प्रिंग इज यूज्ड इन क्लच स्प्रिंग, जब उसको क्लच स्प्रिंग में यूज़ करते हैं तो उसका बहुत सा एडवांटेज है. सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि कंस्ट्रक्शन में ईजी होता है, ईजी टू मैन्युफैक्चर होता है. बेली वाइली स्प्रिंग इज कॉम्पैक्ट स्प्रिंग यूनिट. इट इज स्पेशली यूजफुल व्हेन लार्ज फोर्स इज डिजायर्ड फॉर ए स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग. बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो और थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो तो उस केस में हम लोग इस बेली वाइली स्प्रिंग को यूज़ करते हैं. इट प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, दैट मीन्स के लार्ज रेंज, बहुत सा जिस के वैल्यू को हमको चाहिए, जितना के वैल्यू हमको चाहिए उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर के लिए हम डिजाइन कर सकते हैं. इट प्रोवाइड में लीनियर और नॉन लीनियर लोड डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब दैट मीन के का जो वैल्यू होगा इसमें लीनियर भी होगा और नॉन लीनियर भी होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. के फ्लक्चुएटिंग वैल्यू के लिए के का वैल्यू जो है फ्लक्चुएट कर रहा है. हमको कितना लोड यहाँ पर अप्लाई करना है उस हिसाब से हम यहाँ पर कर्व को कंसिडर करते हैं और उस स्प्रिंग को डिजाइन करते हैं. नाउ यहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल कोन डिस्क जो होता है उसको सीरीज में हम लोग अरेंज करते हैं. थिकनेस कैन बी स्टैक इन सीरीज. अब ये सीरीज किसी भी तरह का हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये बहुत तरह का हो सकता है. मतलब एक स्प्रिंग के ऊपर दूसरा, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट, दूसरा प्लेट के ऊपर तीसरा प्लेट, जब हम इस तरह से रखते हैं तो जो तैयार होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेली वाइली स्प्रिंग. तो इसको जो स्टैक करते हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसको स्टैक करते हैं, वो इस तरह से भी स्टैक कर सकते हैं, इस तरह से भी स्टैक कर सकते हैं और इस तरह से भी स्टैक कर सकते हैं. इसका यूज़ कहाँ होता है? तो यूज़ होता है क्लच में, प्लेट क्लच में एंड ब्रेक में, गन रिकॉइल मैकेनिज्म में. गन का जो रिकॉइल मैकेनिज्म होता है वहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा फोर्स के ऊपर बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शन चाहिए ताकि वो बुलेट को टच कर सके. मतलब बहुत ही हैवी फोर्स वहाँ पे जनरेट हो, मतलब स्मॉल डिफ्लेक्शन हम दिए और बहुत हैवी फोर्स अगर डेवलप करना हो तो उस पर्टिकुलर केस में हम लोग बेली वाइली स्प्रिंग यूज़ करते हैं. बेली वाइली स्प्रिंग को जो स्टैक करते हैं हम लोग वो इस तरह से स्टैक करते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बेली वाइली स्प्रिंग है. नाउ यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हैं कि आपका एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट इस तरह से आपका
अरेंज्ड, इसको बोलते हैं हम लोग बेली वैली स्प्रिंग। नाउ विच इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द बेली वैली स्प्रिंग, कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? तो ऑप्शन नंबर बी, दीज आर कंपोज्ड ऑफ ए कोन डिस्क which may be stacked up to obtain a variety of load deflection characteristic। बहुत तरह का लोड डिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे पॉसिबल है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम लोग बेली वैली स्प्रिंग यूज कर सकते हैं। दैट मीन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ द शाफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट हम लोग कहाँ पे दिखे हैं? तो एंगल ऑफ ट्विस्ट हम लोग जानते हैं टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई रो इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ना, अगर थीटा का बात करें यहाँ पर हम, थीटा जो है वो डायमीटर पे किस तरह से डिपेंडेंट है? तो डायमीटर कहाँ कहाँ पर है? तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है यहाँ पर डायमीटर है। तो अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को इक्वेट करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जे का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? पाई डी 4/32। जे का वैल्यू पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट मीन थीटा जो है वो डायमीटर का टू द पावर 4 पे डिपेंडेंट है, इनवर्सली डिपेंडेंट है। दैट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 303 कह रहा है फॉर द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी, एक शाफ्ट है जिसमें टॉर्क टी लग रहा है एंड बेंडिंग मोमेंट m लग रहा है, तो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा? इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा? ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। नाउ उसमें जाने से पहले एक बात तो यहाँ पे आप नोटिस करना है कि शाफ्ट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट ओनली। अगर सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है किसी पर्टिकुलर शाफ्ट में, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका स्ट्रेस क्या होगा? तो उस केस में स्ट्रेस क्या होगा? तो यहाँ पर आप जानते हैं m/i, जब कभी सिर्फ पे बेंडिंग मोमेंट जब लग रहा हो तो m/i इज इक्वल टू e बाई रो इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे लिया गया। तो इस इक्वेशन से e बाई रो क्या है? रेडियस है। रो क्या है? रेडियस है। सिग्मा क्या है? स्ट्रेस है। वाई क्या है? डिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रल फाइबर टू द अपर फाइबर, न्यूट्रल फाइबर से लेकर के अपर फाइबर। जैसे मान लीजिए ये आपका एक ब्लॉक है, इसका ये न्यूट्रल फाइबर है, तो न्यूट्रल फाइबर से लेकर जिस फाइबर में आपको स्ट्रेस निकालना है, मान लीजिए अपर फाइबर में निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वाई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम क्या है? बेंडिंग मोमेंट जो अप्लाई कर रहे हैं वो। जब सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट अप्लाई हो तो उस वक्त स्ट्रेस क्या डेवलप होगा? तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालेंगे, इस फॉर्मूला से स्ट्रेस निकालेंगे। स्ट्रेस को हम लोग कहें क्या? बेंडिंग स्ट्रेस। आई का वैल्यू हम जानते हैं पाई डी 4/64, पाई डी 4/64। आई का वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पाई डी 4/32 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई डी 4/64। वाई क्या है? d/2। अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है और न्यूट्रल फाइबर यहाँ है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपर फाइबर तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम लोग वाई। तो यहाँ से हम लोग सिग्मा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो सिग्मा इज इक्वल टू 32m/πd3। यहाँ से आप निकालिएगा सिग्मा, तो 32m/πd3। सिग्मा इज इक्वल टू 32m/πd3। ये आप ध्यान रखिएगा जब सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लगेगा तो। नाउ नेक्स्ट और है एक कि अगर सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट जब लगेगा, जब सिर्फ और सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा तो उसमें स्ट्रेस क्या होगा? तो ट्विस्टिंग मोमेंट जब सिर्फ लगेगा तो वहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम बोलते हैं शियर स्ट्रेस। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है t/j इज इक्वल टू टाउ बाई रो इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। हमको इसको उठाना है जो कि यहाँ पर लिया गया। अब नाउ यहाँ पर हम लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जे क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जे क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कितना होता है? पाई डी 4/32। तो पाई डी 4/32 जे का वैल्यू पाई डी 4/32। यहाँ से जब इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा तो टी कितना मिलेगा मेरे को? टी मिलेगा इतना। तो टाउ कितना मिलेगा? टाउ दैट मीन शेयर स्ट्रेस कितना मिलेगा? 16t/πd3। 16t/πd3 ये आपका स्ट्रेस मिला, शेयर स्ट्रेस 16t/πd3। जब खाली सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा हो तो उसमें शेयर स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो इतना डेवलप होगा, और जब सिर्फ बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो तो उसमें जो शेयर बेंडिंग स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो 32m/πd3। तो यहाँ पे दो चीज़ मिला हमको, सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस कितना मिला? 32m/πd3। दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस। एंड जब सिर्फ ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा हो तो उस समय शेयर स्ट्रेस कितना मिला? तो 16t/πd3। टाउ इज इक्वल टू 16t/πd3।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब मान लीजिए कि दोनों एक साथ लग रहा हो, ट्विस्टिंग मोमेंट भी और बेंडिंग मोमेंट भी, दोनों जब एक साथ लग रहा हो तो उस वक्त टोटल स्ट्रेस कितना लगेगा। तो अब बात करेंगे हम लोग कि जब दोनों लग रहा हो तो सेफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड ट्विस्टिंग मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। जब ट्विस्टिंग मोमेंट लगेगा और बेंडिंग मोमेंट लगेगा तो उस पर्टिकुलर केस में टोटल कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, मैक्सिमम टोटल कितना स्ट्रेस जनरेट होगा वो। तो अगर तो यहाँ पर दो बात उठता है कि हम इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। जब भी इस तरह का दो दो मोमेंट लग रहा हो, एक ट्विस्टिंग मोमेंट और दूसरा बेंडिंग मोमेंट, तो कौन कौन सा थ्योरी हम लगा सकते हैं। ट्विस्टिंग मोमेंट और बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो तो कौन सा थ्योरी हम लगा सकते हैं। तो द फॉलोइंग टू थ्योरी आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। पहला है गेज थ्योरी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अगर डक्टाइल मटेरियल है तो शियर स्ट्रेस थ्योरी, ब्रिटल मटेरियल है तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको रैंकन थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ पर मटेरियल के हिसाब से हम लोग थ्योरी डिसाइड करते हैं कि कौन सा मटेरियल है तो कौन सा थ्योरी हम लोग लगाएंगे। नाउ टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, सिग्मा बी क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक। नाउ मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस जब दोनों लगेगा तो उसमें मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस उसका फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा, बहुत पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी ये फॉर्मूला डिस्कस किए हैं कि जब कभी भी हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना हो तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं 1/2 सिग्मा बी का स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के अनुसार ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। इस फॉर्मूला में जो सिग्मा बी का वैल्यू हम अभी भी निकाले हैं 100, टाउ का वैल्यू जो निकाले हैं 100, 16t/πdq और 32m/πdq, ये पुट करेंगे तो फाइनली मेरे को मिलेगा ये एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में ये वाला जो टर्म है जो अंदर द स्क्वायर ब्रैकेट है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं, इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस। दिस इज ये है √t²m² नोन है इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इसको बोलते हैं हम लोग। एक नया टर्म नाम दे दिया गया इसको, एक्चुअल में है तो कुछ नहीं, वही है फॉर्मूला जो आप यहाँ से निकाले हैं, लेकिन इसका नाम दे दिया गया इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। नाउ यहाँ से जब ये πdq और 16 इस साइड चला जाएगा तो ये मिलेगा आपको π/16 टाउ मैक्स dq इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। बट नाउ ये तो एक केस हुआ। अब नाउ अगर हम लोग मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी लगाएं, अगर मान लीजिए हम ब्रिटल मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ब्रिटल मटेरियल केस में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि ब्रिटल मटेरियल केस में मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा वो आपको ये निकलेगा, और डक्टाइल मटेरियल केस में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा उसका जो फॉर्मूला है वो ये है। ये दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये और मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस ये। नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी से ब्रिटल मटेरियल केस में जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे वो ये अप्लाई करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में सिग्मा की जगह 32m/πdq रखेंगे और टाउ की जगह पर हम 16t/πdq रखेंगे। ये पुट करेंगे तो जो मेरे को ये मिला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जो मिला मेरे को, इसमें जो ये ब्रैकेट में है इसको एक नया नाम दे दिया गया जिसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट, तो ये आपको दो टर्म याद रखना होगा कि इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट कितना होता है 1/2 m प्लस √m² प्लस t²। और इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, 2-3 फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको। ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला ये। ना जो कि अभी देखे हम लोग कि फॉर द सेल्फ सब्जेक्टिव टॉर्क T एंड बेंडिंग मोमेंट M, देन इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट कितना होगा। ट्विस्टिंग मोमेंट का बात हो रहा है तो ट्विस्टिंग मोमेंट दिस मच, ये हम लोग देखें इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इतना के बराबर होता है। नेक्स्ट है ए शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट कैन बी डिजाइन बाय फॉलोइंग स्ट्रेस थ्योरी। तो यहाँ पर दो तरह का स्ट्रेस थ्योरी हम देखें,
अगर डक्टाइल मटेरियल हो तो शेयर स्ट्रेस थ्योरी, और अगर ब्रिटल मटेरियल हो तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि हम दोनों स्ट्रेस थ्योरी को अप्लाई करेंगे और दोनों से हम लोग निकालेंगे, जो वैल्यू ज़्यादा होगा उस पर हम डिजाइन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बोला है द शाफ्ट सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट आर डिजाइंड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेस थ्योरी। तो ये दोनों में से कोई भी आप एक मार दीजिए इसमें, तो और कुछ होने रिजल्टेंट स्ट्रेस थ्योरी क्या होता है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस थ्योरी नाम का कोई चीज़ तो होता नहीं है इसमें, तो इसमें दोनों में से कोई भी मार सकते हैं। नेक्स्ट है द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन द शाफ्ट। शाफ्ट में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होता है वो एस है, एंड बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो एस टी है। तो यहाँ सिग्मा है, वहाँ पर एस टी है, और जहाँ पर टाउ है वहाँ एस एस है, जो हम अभी देखें। तो उसमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला जो हम लोग देखे थे वो 1/2 रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो था उसका फॉर्मूला आपका ये था। तो नौ आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए, हाफ रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखें कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का जो वैल्यू होता है वो होता है हाफ रूट अंडर सिग्मा स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, ये होता है। अब ये हाफ, ये जो 2 है वो अगर अंदर जाता है, रूट अंडर के अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर ये 2 अगर अंदर गया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर 4 यहाँ गया तो 4 कैंसिल हो गया। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि टाउ स्क्वायर, ये हाफ कैंसिल हो गया, हाफ अंदर चला गया, टाउ स्क्वायर दैट मीन्स ये स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 4, दैट मीन्स ये वाला टर्म। दैट मीन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। कोल्ड रोलिंग प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गर शाफ्ट देन द हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गर शाफ्ट देन द कोल्ड रोलिंग। बोथ मेक इक्वली स्ट्रॉन्ग शाफ्ट। शाफ्ट आर नॉट मेड बाय रोलिंग प्रोसेस। तो इसमें कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपसे पूछा जा रहा है। नाउ शाफ्ट जो मैन्युफैक्चर होता है वो दो तरीके से होता है, या तो हॉट रोलिंग कीजिए या तो कोल्ड रोलिंग कीजिए, लेकिन ज़्यादा जो मैन्युफैक्चर होता है वो हॉट रोलिंग से होता है क्योंकि वो आसान होता है। हॉट रोलिंग जब कभी भी हम लोग करते हैं तो हॉट रोलिंग के बाद आपको फिनिशिंग ऑपरेशन करना होगा। हॉट रोलिंग के बाद आपको फिनिशिंग ऑपरेशन करना होगा, दैट मीन उस शाफ्ट के ऊपर से जो एक्सेस मटेरियल है उसको रिमूव करना होगा, जो डिजायर्ड शेप हमको चाहिए वो हम चाहते हैं, तो वो हमको मिलता है टर्निंग ऑपरेशन से। जब टर्निंग के बाद आप ग्राइंडिंग करते हो, तो टर्निंग के बाद आप ग्राइंडिंग करते हो तो आपका शाफ्ट फाइनली फिनिश प्रोडक्ट आपका निकला। लेकिन अगर हम कोल्ड रोलिंग करते हैं, कोल्ड रोलिंग की मदद से करते हैं जहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, दैट मीन्स कोल्ड रोलिंग जब करते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। कोल्ड रोलिंग शाफ्ट आर मच स्ट्रॉन्गर देन द हॉट रोलिंग। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें कुछ ना कुछ, जब हम कोल्ड रोलिंग करते हैं दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ठंडा कंडीशन में है, उसी वक्त हम वर्क करते हैं उसके ऊपर, तो इसके और वर्क करते हैं और वो शाफ्ट वो बनाते हैं, दैट मीन्स आप गर्म नहीं कर रहे हैं। तो जब हम कोल्ड रोलिंग करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिसीडुअल स्ट्रेस उसके अंदर रिसाइड कर जाता है, जो कि उसके अंदर है वो स्ट्रेस ऑलरेडी उसमें रिसाइड किए हुए है, उसके अंदर है, क्योंकि हम कोल्ड रोल से बनाए हैं। शाफ्ट स्ट्रॉन्गर है नो डाउट, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ रिसीडुअल स्ट्रेस प्रेजेंट होता है। तो ये रिसीडुअल स्ट्रेस जो होता है वो अगर हम लोग शाफ्ट में फर्दर कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कीवे काटे, तो कीवे अगर वहाँ पर काटना है हमको तो उस वक्त वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, उस वक्त ये टूट सकता है। तो रिसीडुअल पहले से कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो था, उसमें फिर फर्दर हम काम कर रहे हैं, मतलब और स्ट्रेस हम बढ़ा रहे हैं, दैट मीन वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। तो क्या होता है व्हेन मशीनिंग करते हैं तो ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर का बात है तो कोल्ड रोलिंग शाफ्ट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है दैन द हॉट रोलिंग। हॉट रोलिंग के कंपेरिजन में कोल्ड रोलिंग आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है और ज़्यादा लस्टर भी देखने को आपको मिलेगा कोल्ड रोलिंग जब हम करके
शाफ्ट बनाएंगे तो shaft of larger diameter are usually forged and turned to the size in the lathe. तो अगर लार्जर डायमीटर का बनाना हो तो फोर्जिंग के थ्रू, दैट में हॉट वर्किंग करेंगे हम लोग। फोर्जिंग जब भी करना हो तो सबसे पहले गर्म करेंगे, फिर हथौड़ा से उसको पीटेंगे, उसी को फोर्जिंग बोलते हैं। तो फोर्जिंग करेंगे फिर टर्निंग करेंगे, तो जनरली हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन यहाँ तक बात आता है कोल्ड रोलिंग के थ्रू हम जो बनाते हैं, सो लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेरिजन ऑफ हॉट रोलिंग। ना तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है कौन सा है? कोल्ड रोलिंग प्रोड्यूसेस द स्ट्रॉन्गर शाफ्ट देन द हॉट रोलिंग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग इन बेल्ट कैन बी कंट्रोल बाय। बेल्ट में जो स्ट्रेचिंग होता है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? बेल्ट ड्राइव की बात कर रहा है, दैट में दो पुली के बीच जो बेल्ट होता है उसमें अगर स्ट्रेचिंग हो रहा है तो वो कैसे कंट्रोल होता है? नाउ सपोज कीजिए कि यहाँ पर एक पुली है आपका, ये जिसको ड्राइविंग पुली बोल रहे हैं और दूसरा हम ड्रिवन पुली बोल रहे हैं। इन दोनों के ऊपर एक बेल्ट लगा हुआ है। अगर इस बेल्ट को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, इफ़ द लेदर बेल्ट इज इंस्टॉल्ड ऑन द ड्राइव इज टू टाइटली, अगर बहुत ज़्यादा टाइट है, वो बहुत ज़्यादा टाइट है, सेंटर डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं और सेंटर डिस्टेंस को हम इस तरह से एडजस्ट किए हैं कि वो बहुत ज़्यादा टाइट है। दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा कि इट विल स्ट्रेच आउट। ये जो आपका बेल्ट है वो आपका स्ट्रेच होगा, और अगर स्ट्रेच होगा तो इस स्ट्रेच को कैसे रिड्यूस करेंगे? तो बाई रिड्यूसिंग द एक्सेसिव टेंशन। एक्सेसिव टेंशन को रिड्यूस करेंगे विदाउट इंजरी टू इटसेल्फ। उसमें इंजरी नहीं हो, उस बेल्ट में कहीं इंजरी नहीं हो। तो इंजरी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसमें टेंशन को रिड्यूस करते हैं। टेंशन को रिड्यूस करते हैं तो स्ट्रेचिंग आउट जो है वो आपका रिड्यूस होता है। दैट में हम कह सकते हैं कि स्ट्रेचिंग इन अ बेल्ट कैन बी कंट्रोल थ्रू द एडजस्टमेंट ऑफ द ड्राइविंग पुली एंड ड्रिवन पुली। दोनों के बीच का एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर टेंशन जो है वो आपका रिड्यूस होता है। ये आपको ध्यान रखना है इस पर्टिकुलर केस में। तो स्ट्रेचिंग इन ए बेल्ट कैन बी कंट्रोल बाय, बेल्ट में जो स्ट्रेचिंग होता है वो कंट्रोल कैसे होता है? बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेसेस इन द बेल्ट। बेल्ट में जो स्ट्रेस होता है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा आपको किसी भी तरह से। नेक्स्ट है इन ए हॉरिजेंटल फ्लैट बेल्ट ड्राइव। हॉरिजेंटल फ्लैट बेल्ट ड्राइव है, इट इज कस्टमरी टू यूज बॉटम साइड ऑफ द बेल्ट एज द स्लैक साइड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ पावर। टॉप साइड ऑफ, तो इसमें कौन सा साइड आपका कैसा होता है वो हमको देखना है हॉरिजेंटल बेल्ट ड्राइव के केस में। ना किसी भी केस को अगर हम बात करेंगे, पावर का ट्रांसमिशन होना है, पावर का ट्रांसमिशन होना है, दैट मीन्स ऊपर का जो बेल्ट है, ऊपर में जो बेल्ट है वो स्लैक साइड होता है और नीचे में जो होता है वो टाइट साइड होता है, टाइट साइड। ना अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस में, ऊपर का जो बेल्ट है वो स्लैक साइड और नीचे में जो है वो टाइट साइड। क्रॉस बेल्ट का बात करें तो ऊपर में जो है वो स्लैक साइड और नीचे में जो है टाइट साइड। ना अगर हम टाइट साइड या स्लैक साइड का अगर बात करें तो टाइट साइड वो होता है जहाँ पर टेंशन आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा। दैट मीन्स इसमें जो टेंशन होगा मान लीजिए T1 है और इसमें जो टेंशन होगा मान लीजिए T2 है। अगर T1 इज ग्रेटर देन T2, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि T1 जो है वो टाइट साइड हो गया और T2 जो है वो स्लैक साइड हो गया। जनरली जो होता है जब भी हम बेल्ट ड्राइव में पावर का ट्रांसमिशन करते हैं बेल्ट ड्राइव के थ्रू, तो ऊपर का जो पोर्शन है वो थोड़ा हल्का होता है, मतलब कि यहाँ पर कम टेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वो पूरा टेंशन देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं बॉटम पोर्शन जो है वो टाइट साइड है, ऊपर का पोर्शन जो है वो आपका टॉप साइड जो है वो आपका स्लैक साइड है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फ्लैट बेल्ट ड्राइव में क्या होता है? टॉप साइड इज द स्लैक साइड, दैट मीन ऑप्शन नंबर बी। नाउ सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है क्या? जैसे मान लीजिए आपका एक ये पुल्ली है, इसके ऊपर ये बेल्ट है, बेल्ट का जो एंगल ऑफ रैप है अभी वो इतना है, इतना ही बेल्ट अभी टच कर रहा है इस पुल्ली के साथ, एंगल ऑफ रैप जिसको हम डी थीटा बोल रहे हैं। यहाँ पर हम ये जानते हैं कि ऊपर की तरफ जो टेंशन लगता है वो ऊपर चूंकि स्लैक साइड है तो इधर जो टेंशन लगता है उसको हम T2 बोलते हैं, और नीचे में जो टेंशन लगता है इसको T1 बोलते हैं। टाइट साइड का टेंशन और स्लैक साइड का टेंशन। फिलहाल टाइट साइड और स्लैक साइड को किनारे रखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब कभी रन करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इस पर एक्ट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है जो FC है,
नाउ अब रहा बात कि इस एफ सी के वजह से कुछ ना कुछ टेंशन यहाँ पे होगा, इस बेल्ट में कुछ एडिशनल टेंशन होगा। अभी टेंशन कितना होगा हमको नहीं पता, लेकिन वो टेंशन कितना होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं टीसी से। टीसी एक टेंशन है जो कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इसमें लग रहा है, जिसको हम टीसी बोल रहे हैं, यहाँ पे हम टीसी बोल रहे हैं। अब ये इन दोनों फोर्स को हमको बैलेंस करना है, ये एफसी और ये टीसी, ये एफसी और ये टीसी। तो टीसी को, इन दोनों फोर्स को बैलेंस करने के लिए दोनों को एक लाइन में कितना फोर्स लग रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। तो टीसी का दो कंपोनेंट देखने को मिलेगा, टीसी का दो कंपोनेंट हमको देखने को मिलेगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा आपका वर्टिकल डायरेक्शन। टीसी का दो कंपोनेंट है, एक आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा आपका वर्टिकल। सिमिलरली आपका जो बॉटम पोर्शन है, बॉटम पोर्शन है जो है उसमें भी आपको दो कंपोनेंट देखने को मिलेगा। इस टीसी का दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक आपका वर्टिकल। यहाँ पर नोटिस ये कीजिएगा कि ये फोर्स, दोनों फोर्स जो है, ये वाला फोर्स और एक वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा क्योंकि दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में है। सिमिलरली ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। जिस तरह ये फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स, उसी तरह ये दोनों का फोर्स इज इक्वल टू दिस फोर्स। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट को जब ऐड करेंगे तो वो एफ सी के बराबर होगा। अब चूंकि हमको ये नहीं पता कि टी सी कितना है, तो हमको टी सी फाइंड आउट हो सकता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब फोर्स को इक्वेट करेंगे तो, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्योंकि ये फोर्स जितना है वही इसके बराबर है, दैट मीन्स वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। मतलब नेट फोर्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस इज इक्वल टू टी सी का जो भी कंपोनेंट होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पर दिस माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से टी सी मेरे को निकल जाएगा क्योंकि एफ सी मेरे को पता है, एफ सी पता है तो वहाँ से मेरे को टी सी निकल जाएगा। अब बात यहाँ पे टी सी निकलेगा कैसे, तो टी सी का कंपोनेंट कितना है इस डायरेक्शन में, तो इस टी सी का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो हमको दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल है, चूँकि मान लीजिए एक ऐसा है, तो ये जो एंगल है, ये एंगल हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल ये बना रहा है वो डी थीटा बना रहा है, डी थीटा बाई 2 है। चूँकि पूरा एंगल डी थीटा है, दैट मीन्स ये आधा जो एंगल है वो डी थीटा बाई 2 है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो डी थीटा बाई 2 होगा और ये वाला एंगल जो है 90 माइनस डी थीटा बाई 2 होगा। याद रखिएगा ये एंगल 90 माइनस डी थीटा बाई 2। तो टी सी 90 माइनस डी थीटा बाई 2 ये मिला, टी सी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2, टी सी कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये वाला एंगल मिला, ये कंपोनेंट मिला मेरे को इतना। अब कॉस 90 माइनस डी थीटा बाई 2 को हम लोग बोल सकते हैं साइन डी थीटा बाई 2। दैट मीन्स ये जो मिला मेरे को टी सी साइन डी थीटा बाई 2, टी सी साइन डी थीटा बाई 2, टी सी साइन डी थीटा बाई 2 ये मेरे को मिला ना। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये भी कितना मिला टी सी साइन डी थीटा बाई 2 और ये भी कितना मिला टी सी साइन डी थीटा बाई 2। ये दोनों इक्वेट करेंगे इस एफ सी से, तो टी सी साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी सी साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एफ सी। एफ सी कितना होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा, अब उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो बेल्ट है वो बेल्ट का जो पर यूनिट मास होता है, यूनिट मास हम जो कंसिडर किया वो मान लीजिए एम कंसिडर किए यूनिट मास का। तो अगर ये कितना लेंथ है ये हमको पता चल जाएगा क्योंकि ये जो मास है वो पर यूनिट लेंथ का मास है। तो हमको ये वाला जगह पता चल जाएगा कि ये कितना लेंथ है, तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरे बेल्ट का हमको मास पता चल जाएगा। और हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है मास एम वी स्क्वायर बाई आर, ये हम जानते हैं। तो मास हमको निकालना है, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है आर और ये एंगल है डी थीटा, तो ये वाला जो होगा उसका लेंथ हो जाएगा आर डी थीटा, तो ये तो लेंथ हो गया। और पर यूनिट का जो मास है वो एम है, तो दिस इंटू दिस जो भी मिला मास ऑफ ये मिल गया मेरे को एम वी स्क्वायर, जो वेलोसिटी है वो भी है, तो एम वी स्क्वायर बाई आर जो भी मिला वो मिला मेरे को आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एम जो है वो मास ऑफ द बेल्ट पर यूनिट लेंथ, v with the velocity and r with the radius of the pulley। तो यहाँ से मेरे को मिला दिस इज द लेंथ, टोटल लेंथ, दिस इज द मास, और एम वी स्क्वायर बाई आर ये
जो हम करेंगे तो मेरे को ये मिलेगा एम डी थीटा वी स्क्वायर, ये आपका एफ सी। इस एफ सी की जगह पर ये चीज़ पुट कर दी है। नाउ चूंकि साइन डी थीटा बाई टू अगर बहुत छोटा है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा बाई टू, तो साइन डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू डी थीटा बाई टू। तो जहाँ कहीं भी डी थीटा साइन डी थीटा बाई टू है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डी थीटा बाई टू रख दिए। तो टी सी डी थीटा बाई टू और टी सी डी थीटा बाई टू, तो टू टी सी डी थीटा बाई टू इज इक्वल टू एम डी थीटा वी स्क्वायर। तो यहाँ से टी सी जो मिला वो मिला एम वी स्क्वायर। नोटिस कीजिएगा टी सी जो मिला एम वी स्क्वायर। अब हम ये जानते हैं कि एक बेल्ट में ऊपर के साइड में जो टेंशन था पहले से वो था T2 और नीचे के साइड में जो टेंशन था वो था T1। तो टोटल टेंशन इन द बॉटम साइड वो कितना मिला T1 प्लस टी सी, और इधर में T2 प्लस टी सी। तो टोटल जो टेंशन मिला इस साइड T1 प्लस टी सी और ऊपर के साइड मिला T2 प्लस टी सी। ये टेंशन ऑन द स्लैक साइड, टेंशन ऑन द टाइट साइड when the centrifugal action is taken into account। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को हम जब अकाउंट में कंसीडर कर लेते हैं तो उस वक्त जो मेरे को टोटल टेंशन मिला टाइट साइड और स्लैक साइड वो ये है। तो हम लोग जानते हैं कि पावर ट्रांसमिशन क्या होता है, तो पावर ट्रांसमिशन होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी, जो कुछ भी मिला उसी को पावर बोलते हैं। अब फोर्स क्या मिला, टोटल फोर्स यहाँ पर जो है वो क्या है T1 माइनस T2, यानी टाइट साइड का टेंशन माइनस स्लैक साइड का टेंशन, यानी टोटल फोर्स जो मिला T1 माइनस टी सी इंटू वेलोसिटी भी जब हम पुट करेंगे तो T1 की जगह T1 प्लस टी सी और T2 की जगह T2 प्लस टी सी रखेंगे इसमें, तो फाइनली यहाँ पर जो होगा क्या कि ये टी सी और ये टी सी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों के बीच माइनस साइन है। तो मेरे को मिला T1 माइनस T2 इंटू भी। तो एक्चुअल में जो पावर ट्रांसमिशन होता है उस पर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वी सी दैट द सेंट्रीफ्यूगल टेंशन हैज नो इफेक्ट ऑन द पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी जो पावर ट्रांसमिशन था वो T1 माइनस T2 इंटू भी था जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं किए थे, और जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो उस वक्त भी मेरा पावर ट्रांसमिशन उतना ही आ रहा है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन का पावर ट्रांसमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम एज बिफोर। ये जो पावर ट्रांसमिशन है वो पहले जैसा ही है। अब रेशियो ऑफ ड्राइविंग फोर्स, रेशियो ऑफ टेंशन हम लोग तो रेशियो ऑफ टेंशन जानते हैं T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। ये रिलेशन बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि T1 की जगह पर T1 माइनस टी सी और T2 की जगह T2 माइनस टी सी ये पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन भी मिलेगा हमको, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर मेनली पावर से बात था, तो पावर से रिलेटेड बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब सेंट्रीफ्यूगल एक्शन कंसीडर करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि आंसर बुक में गलत है। नाउ अभी हम लोग देखें कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वजह से आपका पावर ट्रांसमिशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो डज नॉट अफेक्ट द पावर ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, जबकि बुक में है ऑप्शन नंबर ए। ये आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, डज नॉट अफेक्ट द पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है बात कर रहा है अब मैक्सिमम हॉर्स पावर is transmitted by the belt drive when its velocity is such that the tight side driving tension is equal to टाइट साइड ड्राइविंग टेंशन जो भी है वो कितना होगा जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसको देख लीजिए। नाउ हम बात कर रहे हैं कंडीशन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर जब ट्रांसमिट होगा तो उसमें कंडीशन क्या होगा। तो अब ये भी देखें हम, पावर इज इक्वल टू दिस मच T1 माइनस T2 इंटू भी। एक रिलेशन आपको याद रखना है इसमें, T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। म्यू विद द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड थीटा विद द एंगल ऑफ रैप। तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू ई टू द पावर म्यू थीटा। ये रिलेशन और ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। T1 क्या है, टेंशन इन द टाइट साइड, T2 क्या है, टेंशन इन द स्लैक साइड, एंड V विद द वेलोसिटी। यहाँ से T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से T2 की जगह T1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर म्यू थीटा। इस T2 के वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पे रख दीजिए। ऐसा रखने पर जो मेरे को मिलेगा वो ये एक्सप्रेशन मिलेगा।
T1 माइनस T1 डिवाइडेड बाई e⁻μ थीटा इंटू v। यहाँ से T1 बाहर आप निकाल लीजिए, T1 यहाँ बाहर निकले, अंदर बचेगा ये बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, तो इसको हम एक कांस्टेंट मान ले रहे हैं, वो c है 1 माइनस 1 बाई e⁻μ थीटा की जगह पर c, इतना की जगह पर c पुट किए, तो मेरे को मिला क्या, मेरे को मिला T1 v इंटू सी। नाउ T1 क्या है, T1 इज इक्वल टू T माइनस टी सी, T मैक्सिमम टेंशन, T भी द मैक्सिमम टेंशन माइनस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन जो भी होगा उसको वो T1 बोल रहे हैं, टाइट साइड का टेंशन। तो T क्या है, मैक्सिमम टेंशन इन विच द बेल्ट कैन बी सब्जेक्टेड इन न्यूटन, T। तो T1 क्या मिला, T माइनस टी सी, T1 मिला T माइनस टी सी। टी सी क्या, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, जिसका वैल्यू कितना होता है mv²। ना अब अगर हम बात करें कि पावर में, पावर कितना हो गया मेरे पास, पावर हो गया T माइनस टी सी का वैल्यू mv² रख दिए इंटू वी, T माइनस टी सी इंटू वी इंटू सी, ये पुट की, तो मेरे को मिला यहाँ से टी वी माइनस एम वी क्यू इंटू सी। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये पावर मैक्सिमम कब होगा, ये पावर का जो वैल्यू मिला ये मैक्सिमम कब होगा, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वी, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस वेलोसिटी में वो रन करेगा तो मैक्सिमम पावर वो हमको देगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी वी टी वी माइनस एम वी क्यू इंटू सी, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से टी जो है कांस्टेंट है, चूंकि बाहर आ जाएगा, वो अंदर बचा क्या, डी वी डिवाइडेड बाई डी वी, दैट मीन 1, माइनस साइन लेंगे, माइनस साइन, उसके बाद क्या करेंगे, m कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, वी क्यू का जब भी हम करेंगे v के साथ तो मिलेगा मेरे को 3v², ये आपको याद होगा 3v², वी क्यू का डेरिवेशन करना है डी वी क्यू बाई डी वी, तो मेरे को मिलेगा 3v², ये 3v² यहाँ रख दिए। नाउ यहाँ पर mv² की जगह टीसी वापस से पुट कर दिए, और चूंकि जीरो के इक्वेट तो करना ही है मैक्सिमम निकालने के लिए, मैक्सिमम को कंडीशन देगा, तो T इज इक्वल टू 3TC, T इज इक्वल टू 3TC, मतलब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 टाइम्स जब होगा मैक्सिमम टेंशन सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का जब 3 टाइम्स होगा तो उस समय मेरा पावर जो होगा वो मैक्सिमम होगा। It shows that when the power transmission is maximum, when the 1/3 of the maximum tension is absorbed as a centrifugal tension। तो ये एक कंडीशन ये कि मैक्सिमम पावर तब ट्रांसमिट होगा जब T इज इक्वल टू 3TC होगा, तब T इज इक्वल टू 3TC होगा तो मैक्सिमम पावर पर ट्रांसमिशन होगा। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं T1 क्या है, टाइट साइड का, तो मैक्सिमम टेंशन माइनस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन, एंड द मैक्सिमम पावर कब ट्रांसमिट होगा जब T इज इक्वल टू 3TC होगा, यानी TC इज इक्वल टू T/3 होगा तब। तो T1 क्या होगा, तो T1 इज इक्वल टू T माइनस T/3, दैट मीन 2T/3, T1 मतलब कि टाइट साइड का टेंशन जो होगा वो 2T माइनस TC कर देंगे, T माइनस TC करेंगे 2T/3। तो यहाँ पर टाइट साइड का जो टेंशन होगा वो जब 2T/3 होगा, टाइट साइड का टेंशन, ये बात एक ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है आपको कि जब T इज इक्वल टू मैक्सिमम टेंशन, जब सेंट्रीफ्यूगल टेंशन का 3 टाइम्स के इक्वल होगा, कि बराबर होगा, तो उस समय मैक्सिमम पावर आपका ट्रांसमिट होगा। दैट मीन T इज इक्वल टू 3TC होगा तो उस समय मैक्सिमम पावर आपका ट्रांसमिट होगा। टाइट साइड का टेंशन कितना होगा, तो टाइट साइड का टेंशन 2T/3 होगा। नाउ we find the velocity of the belt for maximum transmission। अगर वेलोसिटी मेरे को निकालना है तो वेलोसिटी अगर मेरे को निकालना है तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, ये एक्सप्रेशन से T माइनस 3mv² इज इक्वल टू 0, यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। ये आपको कंडीशन देगा वो वेलोसिटी जब आपका मैक्सिमम पावर
ट्रांसमिट होगा। तो मैक्सिमम पावर जब ट्रांसमिट होगा उस वक्त वेलोसिटी अगर निकालना है तो यहाँ से निकाल लीजिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा उस वक्त अब टेंशन निकालना है तो अब यहाँ से निकाल दीजिए, T = 3Tc। नाउ तो V √T डिवाइडेड बाई 3m, ये वेलोसिटी अगर पूछेगा कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट हो रहा तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगा, तो आप इतना आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर जब ट्रांसमिट होगा तो T = कितना होगा 3Tc, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट F1 एंड F2 विद द टाइट साइड एंड स्लैक साइड टेंशन इन द बेल्ट, देन द इनिशियल टेंशन कितना होगा। अब यहाँ पर इनिशियल टेंशन का बात आ रहा है, दैट मीन्स जब हम बेल्ट को पुली के ऊपर चढ़ा दिए उस वक्त आपका इनिशियल टेंशन, जब रन भी नहीं किए थे उस वक्त उसमें जो कुछ ना कुछ इनिशियल टेंशन उसमें उसके अंदर रिसाइड कर जाता है, क्योंकि बेल्ट को थोड़ा टाइट करके तब चढ़ाते हैं हम लोग। तो उस वक्त जो आपका इनिशियल टेंशन है वो कितना होगा। नाउ अभी बात कर रहे हैं इनिशियल टेंशन इन बेल्ट, बेल्ट में इनिशियल टेंशन क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रिप द बेल्ट इज टाइटेंड अप। कहने का मतलब है कि ये एक पुली है और ये एक पुली है, इसके ऊपर अब बेल्ट आप लगा दिए, इसके ग्रिप अच्छे से, ये बेल्ट जो है इसके ऊपर ग्रिप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए हम इसको थोड़ा टाइट करते हैं, दैट मीन्स दोनों पुली के बीच के डिस्टेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ अच्छे से ग्रिप यहाँ पे बन जाए, मतलब पुली और बेल्ट के बीच ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाए। इसके लिए इसको हम थोड़ा टाइट करते हैं, दैट मीन्स सेंटर डिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं। और अगर टाइट होता है दैट मीन्स वहाँ पर कुछ ना कुछ इनिशियल टेंशन उसके अंदर रिसाइड करेगा। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ग्रिप द बेल्ट इज टाइटेंड अप एट दिस स्टेज इवन व्हेन द पुली इज स्टेशनरी। इस स्टेज में इवन पुली स्टेशनरी है, वो मूविंग कंडीशन में नहीं है, द बेल्ट इज सब्जेक्टेड टू सम टेंशन, बेल्ट के अंदर कुछ ना कुछ टेंशन रिसाइड करेगा जिसको हम बोलते हैं इनिशियल टेंशन। नाउ सपोज कीजिए कि जो इनिशियल टेंशन है वो T0 है। अब यहाँ पे दो बात होगा, एक साइड टाइट साइड और दूसरा आपका स्लैक साइड T2, एक T1 और एक T2। अब ये T0 से एक तरफ टेंशन बढ़ा, इनिशियल टेंशन क्या था T0 था, T0 से बढ़ते बढ़ते हो गया T1, और दूसरे साइड टेंशन जो है वो घटा, दूसरे घटा, स्लैक साइड में टेंशन आपका घटा, तो T0 से घट कर कितना हो गया T2 हो गया, और T0 से बढ़ के कितना हो गया T1 हो गया। तो इंक्रीज कितना हुआ यहाँ पर, तो यहाँ इंक्रीज हुआ T1 माइनस T0, और यहाँ डिक्रीज कितना हुआ तो T0 माइनस T2, T0 माइनस T2, क्योंकि T0 ज़्यादा है T2 कम है आपका। यहाँ पर T1 ज़्यादा है और T0 कम है, इसलिए T1 माइनस T0, बट इन द स्लैक साइड आपका T0 ज़्यादा है T2 कम है, तो वहाँ पर होगा आपका T0 माइनस T2। ना एक नया टर्म यहाँ पर डाल रहे हैं, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा विद द कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ द बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ इंक्रीज ऑफ बेल्ट लेंथ पर यूनिट फोर्स। तो द इंक्रीज इन लेंथ कितना हो जाएगा ऑन द टाइट साइड, इंक्रीज इन द लेंथ ऑन द टाइट साइड। तो चूंकि ये चीज़ क्या है, लेंथ अपॉन फोर्स, लेंथ अपॉन फोर्स, लेंथ अपॉन फोर्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फोर्स से, तो टोटल ये लेंथ हमको दे देगा। तो इंक्रीज इन लेंथ, कितना लेंथ बढ़ा, तो कितना लेंथ बढ़ा, तो लेंथ बढ़ा अल्फा इंटू दिस मच, ये लेंथ बढ़ा टाइट साइड में, इतना लेंथ आपका बढ़ा। अब स्लैक साइड में घटा कितना, तो स्लैक साइड में फोर्स कितना था, तो T0 माइनस T2, अल्फा से मल्टीप्लाई किए तो अल्फा इंटू T0 माइनस T2, ये एक्चुअल में लेंथ मिला, कितना घटा टाइट साइड में और कितना घटा बढ़ा, कितना बढ़ा टाइट साइड में और कितना घटा स्लैक साइड में, इतना बढ़ा टाइट साइड में, इतना घटा स्लैक साइड में। अब चूंकि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर T0 जो है वो ज़्यादा है और T2 कम है, यहाँ पर T1 ज़्यादा है T0 कम है। अब चूंकि जो आपका बेल्ट है वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, बेल्ट जो है परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, इसका मतलब कोई भी एनर्जी का लॉसेस नहीं होता। अब कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, जितना इसका मतलब ये है कि जितना लेंथ पहले था उतना ही लेंथ बाद में रहेगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जितना इंक्रीज हुआ लेंथ में टाइट साइड में,
और जितना डिक्रीज हुआ लेंथ स्लैक साइड में वो दोनों आपस में बराबर है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि दोनों को जैसे ही हम बराबर करेंगे, इंक्रीज इन लेंथ ऑन द टाइट साइड एंड डिक्रीज इन लेंथ ऑन द स्लैक साइड, जैसे ही दोनों बराबर करेंगे, क्योंकि लेंथ जो तो जितना है उतना ही है, 5 मीटर का है तो 5 मीटर का ही है। अब 5 मीटर में कुछ बढ़ा और 5 मीटर में ही कुछ घटा, तो जितना बढ़ा और जितना घटा वो उतना ही बढ़ा होगा जितना घटा, तो तभी तो वो इक्वेट रहेगा। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इंक्रीज इन लेंथ ऑन द टाइट साइड इज इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ ऑन द स्लैक साइड। दोनों एक दूसरे को जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आप T0 इनिशियल टेंशन आप इतना निकाल लीजिए। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल एक्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर एडिशनल टर्म 2Tc ऐड होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब 2Tc कंसीडर कर रहा है तो यहाँ पर ये होगा। और ये भी क्या है, T0 है, मतलब इनिशियल टेंशन इतना और इतना। लेकिन नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये जो वैल्यू T0 और निकला मेरे को, यहाँ पर एवरेज निकला, यहाँ पर एवरेज था और यहाँ पर 2Tc/2 एक एडिशनल टर्म 2Tc यहाँ पर आया। ये दोनों ही केस में जो वैल्यू मेरे को निकला वो थियोरेटिकल निकला, थ्योरी से हम लोग निकाले। ये प्रैक्टिकली एक्चुअल केस में हम लोग फिर से वही कहानी करते हैं कि कुछ ना कुछ एम्पिरिकल रिलेशन यूज़ कर लेते हैं और इसको भूल जाते हैं कि थ्योरी में हम लोग क्या पढ़े थे। एक्चुअल केस में अकॉर्डिंग टू C.G. बार्थ जो है वो एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप हमको दिया, उसमें वो बोला कि जो इनिशियल टेंशन होगा वो T1 और T2 के साथ इस तरह से रिलेटेड है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस द बेल्ट मटेरियल इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक। एक्चुअल केस में बेल्ट मटेरियल चूंकि इलास्टिक होता नहीं है, यहाँ पर तो मान के काम कर लिए कि इलास्टिक मटेरियल के लिए ऐसा होगा, लेकिन चूंकि एक्चुअल केस में वो परफेक्टली इलास्टिक तो होता नहीं है, इसलिए हम लोग जो हम यूज़ करते हैं इनिशियल टेंशन निकालने के लिए वो हम लोग ये फॉर्मूला याद करते हैं। यहाँ से आप T0 आप निकाल सकते हैं, T1 एंड T2 with the tight side tension and slack side tension will always greater than twice the initial tension according to C.G. Barth। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट है ज़्यादा इन कंपेरिजन ऑफ दिस। नो, तो अभी हम लोग देखें कि अकॉर्डिंग टू C.G. बार्थ के अनुसार क्या था, रूट अंडर T1 प्लस रूट अंडर T2 इज इक्वल टू रूट अंडर T0 स्क्वायर, सॉरी T0 रूट अंडर 2T0। तो क्या होगा, 2 इस साइड आ जाएगा तो या दिस डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, रूट अंडर इस साइड आएगा दैट मीन दिस का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन ऑप्शन नंबर E आपका करेक्ट होगा। जबकि थ्योरी के अनुसार जाइएगा तो ये मार्क आइएगा, एक्चुअल केस में ये होता है। नेक्स्ट, इफ F1, F2 एंड Fc बी द टाइट साइड, स्लैक साइड एंड सेंट्रीफ्यूगल टेंशन इन द बेल्ट, ठीक है, म्यू एंड थीटा बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बेल्ट एंड द पुली, देन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, म्यू बी द फ्रिक्शन एंड थीटा बी द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, देन कौन सा रिलेशन इसमें वैलिड होगा जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल एक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन को कंसीडर नहीं किए होते तो हमको मिलता है T1/T2 इज इक्वल टू e⁻μθ, ये एक रिलेशनशिप है। लेकिन यदि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं दैट मीन्स जो ऑप्शन होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर E होना चाहिए। नाउ यहाँ पर जैसे भी थोड़ा देर पहले देखे थे कि द रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन में ऑल्सो भी रिटन एज दिस, T1 माइनस Tc डिवाइड बाई T2 माइनस Tc इज इक्वल टू e⁻μθ। अगर लॉग के फॉर्मेट में लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, और नहीं तो आप दिस इज इक्वल टू e⁻ दिस मच, अगर लॉग उस साइड जाएगा तो e⁻μθ। तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, ये रिलेशन तब के लिए वैलिड है जब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा T1 माइनस Tc डिवाइड बाई T2 माइनस Tc इज इक्वल टू e⁻μθ। नेक्स्ट, इन वी बेल्ट ड्राइव के केस में द बेल्ट में कॉन्टैक्ट एट, ये पहले भी देखें, बेल्ट सिर्फ और सिर्फ साइड के कॉन्टैक्ट में रहता है, साइड को टच करता है, ग्रूव के बॉटम को टच नहीं करता है। में कॉन्टैक्ट एट द साइड ऑफ द ग्रूव ऑफ द पुली, दैट मीन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है इफ F, G एंड W रिप्रेजेंट टेंशन, acceleration due to gravity and W with the mass per unit length of the belt,
रिस्पेक्टिवली। W क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ द बेल्ट, स्पीड ऑफ द बेल्ट तो थोड़ा देर पहले भी निकाले थे कि मैक्सिमम जब पावर ट्रांसमिशन होगा तो उस वक्त स्पीड कितना होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के केस में स्पीड कितना होता है, ये हम निकाले थे थोड़ा देर पहले भी, इसको देख लीजिए। नाउ यहाँ पर हम जैसे देख चुके थे कि पावर जब मैक्सिमम कब होगा, तो पावर जब मैक्सिमम कम होगा तो पावर को डिफ्रेंशिएट किए थे वेलोसिटी के साथ, तो मेरे को ये कंडीशन मिला था। तो यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। तो ये वेलोसिटी जो निकला वो मेरे को मिला √T/3m, √T/3m। और हम लोग जानते हैं कि वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है। तो मास की जगह क्या होगा? W/g। यहाँ जहाँ कहीं भी मास है वहाँ पर हम W/g पुट कर देंगे। W/g पुट करेंगे तो मेरे को मिलेगा v = √T/3। m के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? W/g, W और g ऊपर, दैट मीन √Tg/3w। तो यहाँ पर जो मेरे को मिला वो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो मिला √Tg/3w। टी की जगह यहाँ पर f है, क्योंकि f यहाँ पर टेंशन कंसिडर कर रहा है, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए। नाउ इन एवर प्रॉब्लम, ऊपर के प्रॉब्लम में द बेल्ट कैन नॉट ट्रांसमिट एनी पावर एट ए स्पीड ऑफ, मतलब कि अभी जो ऊपर का प्रॉब्लम था उसमें मैक्सिमम पावर जब ट्रांसमिट करता था तब जो वेलोसिटी मिला था वो इतना मिला था ऊपर के प्रॉब्लम में। अब बोल रहा है कि यहाँ पर कोई पावर ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, पावर कोई भी ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, तो उस समय आपका वेलोसिटी क्या होगा? किस वेलोसिटी पावर कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होगा? तो नहीं नो, अभी जैसे हम देख लेते हैं कंडीशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ मैक्सिमम पावर, उस केस में पावर कितना था? इतना था। इस पावर में और ये इस इक्वेशन में T2 के जगह पर ये वैल्यू हम T2 की जगह पर यहाँ पर डाले थे। T2 की जगह पर ये वैल्यू डालने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन मिला था वो मेरे को ये मिला था। इस इक्वेशन में ये टर्म को हम लोग बोल रहे थे C, ये टर्म क्या है? C है। नाउ तो T1 जो मिला वो T - TC, पावर जो मिलेगा मेरे को वो मिला ये इतना। अब ये जो कह रहा है मेरे पास कि ये जो पावर है जो मेरे को इतना मिला ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा? तो उसके लिए तो डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो की इक्वेट करेंगे। लेकिन अगर बोल रहा पावर का ट्रांसमिशन ही नहीं हो, दैट मीन पावर की जगह पर हम पुट कर देंगे 0 = TV - mvq × c। जैसे ही पावर की जगह 0 पुट करेंगे तो ये c इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा 0 उसका वैल्यू। नाउ यहाँ पर पावर की जगह 0 पुट किए और इस इक्वेशन c = 0 या तो दिस मच = 0। यहाँ से भी हम कॉमन निकाल के उस साइड भेज सकते हैं, तो यहाँ मिल जाएगा, बचेगा क्या? T - mv² = 0। तो T - mv² = 0, दैट मीन v वेलोसिटी क्या होगा मेरे को? क्योंकि पावर 0 है, दैट मीन वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी हो जाएगा T/m, √T/m। वेलोसिटी = √T/m। m मास के जगह पर हम लोग बोल सकते हैं W/g, g ऊपर चल जाएगा, दैट मीन्स √Tg/w। वेलोसिटी क्या मिला? √Tg/w। ये मिला मेरे को वेलोसिटी। ये कब का वेलोसिटी है? जब पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो। द बेल्ट कैन नॉट ट्रांसमिट एनी पावर एट ए स्पीड ऑफ √Tg/w।